Am I audible? Yes, sir. Okay. Last lecture notes go through करिए बेटा. If you have any doubts in that, please ask. यस सर, एक डाउट है. बोलो ना. सर आपने वो पॉइंट्स लिखवाए थे ना फ्रीडल ग्राफ्स अल्काइलेशन के लिए, तो एक लास्ट पॉइंट था कि इन मोस्ट केसेस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मेक द रिंग टू इनएक्टिव फॉर अल्काइलेशन. सर कैसे? वो तो डेटा बेस्ड चीज बता रहे हैं आपको कि अगर कोई भी बेंजीन रिंग है, वो अगर हेलो बेंजीन से कम रिएक्टिव है, इसकी अपनी एक रिएक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की. यस सर. अगर कोई भी रिंग इससे कम रिएक्टिव है तो वो फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं करता है. तो उसके लिए डेटा चाहिए होता है ना, कितना कम रिएक्टिव. तो ये एक बॉर्डर लाइन केस है कि अगर इससे कम हो गया कुछ, तो इससे कम रिएक्टिव कौन होता है, तो सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो रिएक्टिविटी को इससे कम कर देते हैं बेंजीन की. ओके सर. ठीक है. यस. अगर आप लिस्ट देखोगे तो मैंने ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर पूरी लिस्ट दी हुई है. इधर एक्टिवेटिंग, इधर डीएक्ट, ये सारी लिस्ट दी हुई है. तो यस सर. उसमें जो नीचे के दो ग्रुप, दो कैटेगरीज है ना, वो सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं. ओके सर. और बोलो ना. और सर आपने कुछ क्वेश्चंस दिए थे लास्ट क्लास, उसके आज आप सॉल्यूशन बताने वाले थे. तो मतलब ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस किए, डिस्कस नहीं किए थे हमने. नहीं सर. अच्छा. तो वही डिस्कस कर लेते हैं. एक मिनट, क्वेश्चन कौन से दिए होंगे नहीं. अच्छा, CH2Cl2 टाइप के क्वेश्चंस थे बेटा. Yes, sir. हाँ. तो पहले का आंसर मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चन के साथ ही लिख देता हूँ, तो अगर कोई एब्सेंट था तो वो भी कॉपी कर सकता है. ये दिया हुआ, और यहाँ लूज एसिड था, है ना. सो इसमें आप इधर से आर ले लोगे तो RCl हो जाएगा, इधर से आर ले लोगे तो ये RF हो जाएगा. सो कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है बड़ा, RF या RCl? RF. RF. तो फ्रीडल क्राफ्ट के लिए क्लियरली हमने RF को ज्यादा रिएक्टिव बोला था, यानी ये पार्ट पार्टिसिपेट करे. F हटा दो, R लगा दो. R क्या है यहाँ पर? ऊपर वाले के लिए CH2Cl. so your product here will be CH2Cl. कोई बच्चा है जिसको कोई कंफ्यूजन हुआ हो इसमें? इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. ये आंसर लिख लो बेटा, और क्लियरली लिखना क्यों आप आंसर आंसर लिख रहे हो. दो पॉसिबिलिटी थी, एक इसको RCl मान सकते हो रिएक्टेंट को, एक RF मान सकते हो. तो RF रिएक्शन में जब जाएगा तो F हट जाएगा एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी अटैच्ड विद बेंजीन. Can I say no to that? I think I have the right to say no. कॉपी कर लिया बेटा, लिख लिया पॉइंट इसमें. यस सर. डन. Now, another question which I gave here, benzene, then similar type of question, ये CH2Cl2 था, इसको भी आप ऐसा लिख सकते थे, right? इसमें भी लूज एसिड था, तो ideally we should get what? This. But now what is
द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस वन। यहाँ पर जो है ना, आपका जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी एक RCl है और रिएक्टेंट भी RCl था। इसको अगर मैं R मान लूं तो ये मेरे लिए RCl जैसा ही हो जाएगा। बट इसमें क्या हो रहा था, प्रोडक्ट आपका RCl मिल रहा है लेकिन रिएक्टेंट अभी भी RF था। दैट मीन्स ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑफ दिस बेंजीन विल कंटिन्यू रिएक्टिंग विद RF। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये बेंजीन रिंग के पास दो पॉसिबिलिटी है, वो बने हुए प्रोडक्ट जो RCl की तरह बिहेव करेगा उसके साथ रिएक्शन कर सकता है, या फिर ये पुराने वाले RCl के साथ। तो इसका आंसर है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है RCl फॉर बेंजीन देन दिस वन। तो इसका मतलब ये फर्दर एक और बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा एंड योर अल्टीमेट प्रोडक्ट हियर विल बी दिस वन। क्या आप डिफरेंस समझ पाए दोनों क्वेश्चन का? यहाँ पर क्यों स्टॉप हुआ और मैंने इस वाले में बेंजीन को इससे रिएक्शन कराने के बजाय इससे प्रिफर क्यों कर लिया? कीप ऑन सेइंग बेटा, अगर कंफ्यूजन हो तो, अदरवाइज कॉपी कर दो। Done, sir. Done, sir. चलो अब जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखिए बेटा, फटाफट सोचिए। इसके बाद के जो दो क्वेश्चन थे, प्रीवियस स्लाइड दिखा दो ना। ये स्लाइड बेटा। थैंक यू सर। हो गया? यस सर। आंसर आ रहा है बेटा इसमें दो क्वेश्चंस का? Yes, sir. चलो, सो आई होप आपने थर्ड क्वेश्चन के लिए ये आंसर लिख दिया होगा। यही लिखा बेटा सबने, और यू वांट एक्सप्लेनेशन? कोई बताएगा? Sir, नहीं आया। ये नहीं आया? फिर ये कैसे आ गया आपको फिर समझ में? अगर आपको ये समझ में आया तो उसका आंसर तो, ये तो मतलब बड़ा आसान है। मतलब इट्स लाइक कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू, बट एक्स की वैल्यू 2 रखा, 4 आ गया, फिर 3 पे क्या होगा, तो 3 पे आपने उसको स्क्वायर कर दिया। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए बेटा। आप तो अगर तुमको या तो यहाँ पर बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया, एक बार और समझाइए, और अगर ये समझ में आया तो वो तो सेकंड में आंसर आना चाहिए, ये इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन रहा होगा।
बट अगर आप किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये पार्ट स्किप कर सकता हूँ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बच्चे को इस लेवल पे जाने की जरूरत है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आप लोग बोल नहीं रहे। सर आगे सर इतना ही कंफर्म करना है सर, उसी CH से तीनों बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं ना? उसी CH से तीनों बेंजीन रिंग जुड़े हुए। हाँ सर, फिर आगे। तो अगर मतलब ये क्वेश्चन अगर आया, अभी तो बच्चों वाली चीज हो गई ना कि एक सील अटैक बेंजीन आया, एक सील अटैक बेंजीन आया, ये तो कॉमन सेंस से आंसर निकाल रहे हो। हाँ, अगर तुमको ये नहीं समझ में आया कि कैसे रिएक्शंस हो रही तो अलग बात है। प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना तो इट्स वेरी इजी नाउ, और अगर बोलोगे तो ही मैं समझा पाऊंगा ना। अगर सब लोग यस बोल दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप आंसर लिखोगे, क्योंकि जब बेटा तुम आंसर लिखोगे तो मैं कुछ बोलूंगा कि नहीं अब देखो तुमको ये आंसर आ गया लेकिन ये गलत है। आप समझ रहे हो ना, साइंस ऐसी होती है कि ऐसा नहीं है कि वो मैथमेटिकल वे में सब स्मूथ चलता हुआ चला जाए और तुम्हारा आंसर बोर्ड लेवल जैसा है वो वैसा एकदम डिट्टो आंसर चलता चला जाए। तुम जब उस लेवल पे आंसर्स निकालोगे तब मैं तुमको और ऊपर लेवल पे ले जाऊंगा और बोलूंगा बेटा ये गलत आ रहा है, और तुम वही आंसर नहीं निकाल पाओगे तो कैसे समझाऊं मैं? क्या मैं स्किप कर दूं ये पार्ट बेटा? मैं आई नो कैन, सर, नो सर। बिकॉज दीज पार्ट्स आर ओनली फॉर जे एडवांस लेवल और वो भी टफ वाले हैं। तो अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको हटा दूंगा, है ना। फिर आप, मैं आंसर लिख देता हूँ, आप रट लो उसको। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, इसको आप रट लेना, ठीक है, तो ये होगा। और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मुझे आइडिया नहीं था कि आपको इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं तो मैं पहले ही नहीं देता, ऐसा पॉइंट्स ही नहीं लिखा था। तो इसका जो क्वेश्चन था इसमें ये आंसर लिख लेना बेटा। अगर कहीं क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट इसको देख करके कर लेना। इसमें लिख देना नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, ये कॉपी कर लो। सर जो सेकेंड मॉलिक्यूल है, जो सेकेंड आंसर लिखा है आपने इस पेज पे, वो CH3 बेंजीन आना चाहिए था ना सर? CH3 बेंजीन नहीं बेटा, यही आंसर है। ओके सर। इसका क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन लिख देता हूँ, नहीं तो आप किसी और जगह लिख लोगे तो रटना भी गलत हो जाएगा आपको। सर हमारे यहाँ दूसरा क्वेश्चन था इसलिए सेकंड लास्ट वाले के लिए कंफ्यूजन हुआ। ये सर दूसरा मैंने क्वेश्चन था, यहाँ CH3Cl दिया था। हाँ CCl4 नहीं था। सर, वहाँ CH3Cl था। CH3Cl इसमें था मेरे ख्याल से, यहाँ भी लिख गया था क्या? ऐसा होगा ना, लाइन से है पूरा। CH2Cl2 CHCl3 CCl4, ऐसे लाइन से 3 क्वेश्चंस होंगे एक जैसे। यस सर। ये यस बोल रहा है। तो गलती से आपने लास्ट वाला CCl4 की जगह CH3Cl लिख दिया था बस। हाँ, तो उसको आप CCl4 कर लो और उसका आंसर ये लिख लेना। सर सर तो CH2Cl2 में कौन सा वाला हैलाइड पहले अटैक करेगा CH Cl3 में सर? कौन सा हेलाइड? ये तो तीनों एक जैसे है ना, कोई भी अटैक करे क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, मतलब
CHCl पहले अटैक करेगा CH2Cl या फिर CH2Cl? मैं नहीं समझ पाया। ये बेंजीन रिंग है, आप बोलो क्या कह रहे हो। सर तो उसमें पहला जो RX होगा वो कौन सा होगा जो अटैक करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो होगा ना? नहीं तो शुरू में तो अकेला यही है ना, ये तो दूसरे क्वेश्चन का है भाई, ये कोई और क्वेश्चन है। तुम इसकी बात करो, जब ये अकेला है, ये अकेला खड़ा है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, फिर कुछ बनेगा तो क्या वो भी इसके जैसा बिहेवियर दिखाता है, तो रिएक्शन होती है। तुम ओके एग्जैक्टली सर। क्या पूछना चाहते हो। नहीं सर, जैसे लास्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जैसे हाँ तो FCH2Cl था ना, तो उसमें आपने देखो, बताया ये कि FCH2Cl है तो ये एक अलग चीज है, इसमें दो अलग अलग थे। तुम इसकी बात करो, इसके जैसा वो मैच कर रहा है ना, कि हाँ इधर भी सर। Cl उधर भी Cl। अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। हाँ सर, तो ऐसे इधर 3 अगर जुड़ जाएंगे ना, उसमें CHCl3 में 3 Cl होंगे। 3 Cl होंगे, कहना क्या चाहते हो। हाँ तो सर फिर 2 ClCH2 अटैक करेगा या फिर 1 ClCH2 अटैक करेगा पहले? अरे ऐसा नहीं होता, अटैक तो RX करता है। अब तुम क्या कहना चाहते हो R कौन सा होगा सर उसमें पहले? अरे एक्स हटा दो, एक्स को कोने में एक लिख दो, जो बच गया वो सब R कहलाएगा। हाँ ओके सर, समझ गया। सिली हो ये गया था बहुत। हाँ सर। आज तुम लोग का बिहेवियर बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, एकदम ही ऐसा लो लेवल पे बातें कर रहे हो आप सब लोग। सर मेरा तो मोरल ही डाउन हो गया कि ये सब मैं कैसे बताऊं। बोले बेटा, सर बोलो बेटा, ठीक है। सर जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है वो अभी भी RX ही है, तो वो वापस बेंजीन को क्यों अटैक नहीं करता? हाँ वो एक्चुअली यहाँ लिख दो स्टेरिक फैक्टर, बताना बहुत कुछ चाहता था लेकिन आज तुम लोगों ने मोरल ही डाउन कर दिया मेरा। स्टेरिक इफेक्ट लिख दो, ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। सर बता दो, समझ लेंगे। अब बता दिया बेटा, अब वो सीक्वेंस मैं टूट गया, जो बताने के मूड में था। मैं तुमसे बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर रहा था, ये जो कॉमन सेंस से क्वेश्चन आ रहा था, एक सेल हटा एक बेंजीन दो सेल हटा, तो इस तरह सीक्वेंस में आना चाहिए था तुम्हें, फिर मैं यहाँ तक पहुंचता, तुम कुछ और बताते, फिर मैं सही चीज करेक्ट वो करता। ये सब सीक्वेंस, ये सब ब्रेक हो गया, तुमने ये आंसर ही नहीं देना, वो बोला यही चीज नहीं आ रही है। जब वो नहीं आ रही तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सर आ ये गई थी कॉपी कर सर। लिया सब, should I remove this? यस सर, आ गई थी मुझे। आ तो गई थी, किसी ने बताया नहीं बेटा, जिसने बताया उसका गलत हो गया। ये इरेज कर दे बेटा, सबने कॉपी कर लिया नीचे वाली चीज। यस सर। नाउ एक क्वेश्चन परहैप्स और दिया होगा मैंने, इसमें NO2 लिखा हुआ था, तो ये वही पॉइंट पर है क्वेश्चन कि any benzene which is less reactive than halobenzene will not be reactive towards Friedel-Crafts alkylation। तो यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन, इसको भी लिख लो बेटा। डन सर। सो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अभी तुम्हें कैसे क्या बताऊं, तो थोड़ा बहुत फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए आपको बता देता हूँ।
पॉइंट्स फॉर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, फॉर एसाइलेशन यू कैन यूज एसाइल हैलाइड, that is RCOH. We can use carboxylic acid, that is RCOOH. We can use acid anhydride. Acid anhydride. ये सो इन सब में केवल इतनी चीज याद रखनी कि ये वाला पार्ट है जो जाकर कनेक्ट होगा बेंजीन रिंग से। तो इट डज नॉट मैटर आपने ये लिया है, ये लिया या ये लिया है, सारे के सारे आपको एक ही प्रोडक्ट देंगे, दैट मीन्स बेंजीन के साथ कनेक्टेड होगा ये। ठीक है, ये कॉपी कर लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। Proton acid is used as a catalyst. Proton acid is used as a catalyst when reagent is carboxylic acid. Proton acid is used as a catalyst when reagent is carboxylic acid. So those who do not know, उनके लिए कार्बोक्सिल प्रोटॉन एसिड जैसे कि H2SO4 एक प्रोटॉन एसिड है, H3PO4 एक प्रोटॉन एसिड है, ये सब प्रोटॉन एसिड है। ठीक है, तो जिन्हें आइडिया नहीं है वो कहीं पर लिख लें कोने में यहाँ पर। सर आप वो पॉइंट रिपीट कर सकते हैं हमारा? ये वाला पॉइंट मैंने बोला है, प्रोटॉन एसिड कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट व्हेन रिएजेंट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सर आप प्रोटॉन एसिड कौन सा बोले थे? H3PO4 और ये सामने लिखिए ना स्क्रीन पर, H3PO4, H2SO4, ये सब प्रोटॉन हाँ, ओके सर। जिनके पास प्रोटॉन होता है H+। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। Compounds containing orthopara-directing groups compounds containing orthopara-directing groups। orthopara-directing groups में क्या क्या आ सकता है? एल्काइल ग्रुप orthopara-directing है, OH जैसे है, OX OR जैसे, ये सारे के सारे जितने भी आप यहाँ लिख रहे हो इसमें लिखिएगा डायरेक्टिंग ग्रुप्स give mainly or exclusively para product। पैरा प्रोडक्ट का मतलब है कि मान लीजिए कोई ग्रुप जी लगा है जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थोपैरा थोड़ी क्राउडेड पोजीशन होगी, इधर और इधर दोनों, तो कौन सी क्राउड फ्री पोजीशन है? पैरा वाली। तो अगर इसका तुमने एसाइलेशन कराना चाहा तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा। क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं कि ये ग्रुप अपने आप में एक बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप के लिए जो है ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो पैरा पोजीशन पे आता है। ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा।
1 minute, sir. A minute, sir. सर आप प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? डन सर. Done, sir. हो गया। चल, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका जो है, नॉर्मल जो हम मैकेनिज्म कंसीडर करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, वो ये है। दैट मीन्स वी कंसीडर दैट दिस कार्बोकेटाइन, दिस काइंड ऑफ कार्बोकेटाइन विल फॉर्म, और इसमें कोई रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है ना, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। लेकिन इसमें हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या मिल रहा है कि ये जो इसका आर है ना, RCO प्लस का, वो अगर टर्शरी है, इफ R is tertiary, then RCO plus may lose to give CO, carbon monoxide, and R plus, because R plus स्टेबल होगा उस केस में। ठीक है, तो अब ये R प्लस टेंडेंसी रखेगा बेंजीन के साथ रिएक्शन में। तो मान लीजिए कि आपके पास ARH कोई बेंजीन रिंग है, तो उसका H हटा करके अब ARR बनेगा आपका प्रोडक्ट, रादर देन ARCOR। क्या आप समझ पाए कि ये कब से किस सिचुएशन में आपको ARR मिल सकता है? जब आपका RCO प्लस में R क्या हो बेटा? टर्शरी। टर्शरी, या कोई दूसरा जो स्टेबल हो उसी टर्शरी के आसपास का, उस लेवल का, तो एक चांस है उसको मिलने का। तो माइंड में ये रखना है। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, कौन सी बेंजीन रिंग है जिसमें ये ज्यादा चांस है? तो मैं वो ये लिख देता हूं कि दिस काइंड ऑफ क्लीवेज is much more likely with less reactive substrates। और डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, इवन विद बेंजीन, यानी जो बेंजीन से कम रिएक्टिव है उसमें तो ये होगा ही होगा, समझे ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा लिख दिया मैंने, बेंजीन प्लस CH3 और इसको आप ले लीजिए C डबल बॉन्डो और Cl, है ना, AlCl3। तो आइडियली आपको इसमें क्या मिल जाना चाहिए बेटा? ये है ना। लेकिन फिर हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर कि ये जो है तुम्हारा RCO प्लस जो यहाँ मिलेगा वो ये होगा। और इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक टर्शरी है, तो ये किसमें ब्रेक हो जाता है बेटा? इसमें। और ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमको ये मिलेगा। क्या सब बच्चों को समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। ठीक। अब देखो, जब तुमको इस लेवल पे समझ में आता है ना, तब मैं आगे बता पाऊंगा कि ये भी परफेक्ट नहीं है, ये एडवांस लेवल की चीजें हैं कि आप जिस 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 पे मतलब आप बोर्ड लेवल पे सोचते हो, वो उसके ऊपर भी पहुंचोगे तभी भी आपका आंसर सही नहीं आता एडवांस में। अब ये क्यों गलत हो रहा है, इसके आगे क्या हो जाएगा? तो इसमें बोला जाएगा कि बेंजीन से जैसे ही एल्काइल बेंजीन बनता है ना, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। और अगर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो अब इसका रिएक्शन इसके बजाय वो इससे होने लगेगा, और इसके साथ जब रिएक्शन होगा, सिंस ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बिना ब्रेक हुए, मतलब ये CO को हटा करके एल्काइल प्लस बन जाए, ऐसा रिएक्शन नहीं, सीधे सीधे रिएक्शन होगा। इसका मतलब है जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनने का चांस है वो ये बनेगा। क्या आप ये समझ पाए?
सर लास्ट स्टेप एक बार वापस बताइए ना जो आपने अभी किया। चलो, पहली चीज है कि यहाँ तक पहुंच गए, फिर हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड आपको मिला ये एल्काइल बेंजीन। एल्काइल एक रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की बढ़ा Yes, देता sir, है, got it, got it, sir. एक्टिविटी बढ़ जाती है। Yes. ये जो कंपाउंड पहले बेंजीन से रिएक्शन कर रहा था, अब ये इमीडिएट एक भी मॉलिक्यूल होगा तो इसके साथ चालू कर देगा रिएक्शन, उधर स्टॉप कर देगा, तो इसके साथ रिएक्शन होगा, तो अब ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो अब इसका जो एसाइल पार्ट है वो बिना ब्रेक हुए सीधे रिएक्शन में आएगा, तो वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा। और थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा कि जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उनमें मेटा सॉरी पैरा पोजीशन पे वो COR ग्रुप लगता है, तो पैरा पोजीशन देखो हमने लगा भी दिया। ठीक है, कॉपी कर लो, ये एग्जाम में आने के चांसेस है। Sir, can you show previous slide? प्रीवियस स्लाइड, ये भी नहीं सही। कॉपी किया है? नहीं सर, ये लास्ट पॉइंट। ओके, Done sir, thank you. Wait a minute. Sir, please wait. ओके। सर तो अगर आर अलाइल होगा तो भी होगा ना सर? एलाइल हाँ सर। नहीं 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 नहीं, टर्शरी लिखा हुआ है। हाँ, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन ले लोगे तो हो जाएगा। हाँ ओके सर। इसको तुम रिलेटिव समझो, मतलब ऐसा कोई परफेक्शन तुम बॉर्डर लाइन नहीं खींच पाते हो, तो टर्शरी को बॉर्डर लाइन मानना है। ठीक है, यस सर। क्या बड़ा कोई हेल्प करेगा इसकी? सुनाई नहीं दिया मुझे। डन सर। सर एक मिनट बस। Sir, done. Thank you. Sir, can you show me?
Should I remove this? So Okay. please wait. Hmm. Done, sir. So done. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes. और इसमें और कोई खास चीज़ तो है नहीं। और इसमें एक ये पॉइंट लिख सकते हो, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, वैसे सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि रिएक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर फॉर्मुलेशन। मतलब इसको लिखना अवॉइड भी कर सकते हो, कंफ्यूजन हो सकता है कहीं पर, क्वेश्चन कोई फ्रेम करके दे दे तो चला लेंगे। फॉर्मुलेशन का मतलब है जैसे ये एक्चुअली जैसे फॉर्मिक एसिड है या ये जितने ये सब कंपाउंड थोड़े अनस्टेबल होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर। याद है मैंने आपको फॉर्मिक एसिड के बदले CO2H2O लिखवाया था प्रोडक्ट Yes, sir. बनाते समय। तो ये सब अनस्टेबल होते हैं, तो इनको हम यूज नहीं कर पाते, तो इसलिए फॉर्मुलेशन यूज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर लेटर से ऐसा दिया हुआ है तो इसकी रिएक्शन मान लीजिए बेंजीन से हो गई, तो मेजर प्रोडक्ट आप क्या बनाएंगे? तो उसका आंसर है ये वाले पार्ट को कनेक्ट करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर थोड़ा बहुत समझ में आओ तो लिख लो, बाकी इसको अवॉइड कर सकते हो। सर तो मतलब बेंजल्डिहाइड बनाने इस मेथड से feasible नहीं होगा। हाँ, उसी को वो कह रहा है कि जो यील्ड वगैरह भी होगी तो बहुत कम होगी, तो वी अवॉइड दिस।
फिर एक बार वापस बता सकते हैं क्या चीज बताना है बेटा? सर? जो आपने नीचे एक एग्जांपल रिएक्शन दिया ना बेंजीन के साथ वाला बेटा मेजर इसमें ये बताया कि बेटा इधर से करेंगे तो फॉर्मिल ग्रुप लगेगा, इधर से लगाएंगे तो एसिटिल ग्रुप लगेगा, है ना? तो जो फॉर्मुलेशन होता है वो इसमें अवॉइड करते हैं हम लोग। अच्छा ओके सर, गॉट इट। यस डन Done, अब sir. हाँ ठीक है। अब इसमें मेरे ख्याल से एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी की हुई है, याद है? यस सर। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हो गया, और ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर। मैंने आपको पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ था बेटा, मेरे ख्याल से इफ यू रिकॉल। NH2 हो गया। Devan is saying, sir, can you please tell the topics as I missed few last lectures due to I was COVID positive. ओहो, अभी आप रिकवर कर गए होंगे, पर आप किसी बच्चे से बोलिए बेटा ग्रुप में, वो आपको बता देगा कि क्या क्या हुआ था, है ना? आप बुकलेट वगैरह से भी उसको रीड कर सकते हो, ठीक है? बाकी लेक्चर्स की मैंने लिंक्स डाले ही होंगे, तो अभी वर्क कर रहे होंगे वो, तो उनको आप चेक कर सकते हो। ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो क्या है बेटा? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, है ना? इसके अलावा ये हो गया, ये हो गया, OR करके भी लिख सकते हो। ये सब मॉडरेटली एक्टिवेटिंग वाले है, ठीक है? इसके अलावा एल्काइल ग्रुप लिख सकते हो, बेंजीन ग्रुप इसमें डाल सकते हो। ये सब के सब जो होते हैं ये वीकली एक्टिवेटिंग है, लेकिन ये सारे एक्टिवेटिंग। इसके अलावा F हो गया, Cl हो गया, Br, मेनली मतलब हेलोजेंस की बात करें, Br हो गया, I हो गया, ये सब के सब क्या हो गया बेटा? वीकली डीएक्टिवेटेड। ये मैंने लिस्ट पूरी यहाँ इसलिए लिख दी क्योंकि ये चारों जो हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है ना? इसके अलावा मतलब
ऐसा कोई बहुत ही फिक्स्ड लाइन नहीं है, फिर भी ये सारे के सारे जो होते हैं इनको आप ये सब के सब हो जाएंगे मॉडरेटली डीएक्टिवेटेड। एंड देन जो ज्यादा खतरनाक है डीएक्टिवेटिंग में वो ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा, स्ट्रांगली डीएक्टिवेट। देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा अलग अलग बुक्स में, इतना तुम्हें परेशान नहीं होना है उसको लेकर के। इनको बोलते हैं मेटा डायरेक्टर। Sir, could you show the previous page? ओके Yes, sir, done. Thank you. So please wait a minute. Done, sir. Done, sir. डन सर। सबने लिख दिया बेटा, रिमूव कर दें इसको। Yes, sir. और ये चीज माइंड में आप रखिएगा बेटा कि जैसे आप ये कोई एल्काइल ग्रुप रखते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर किसके बेसिस पे हम चेक करते हैं, पहले भी शायद बताया है मैंने, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया किसी ने कि CH3 बेंजीन रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करेगा या CH2R या फिर CHR2 या फिर CR3, बताइए बेटा कौन सबसे ज्यादा एक्टिवेट करेगा। First वाला. तो इस तरह से माइंड में आप रखिएगा, ठीक है। और कोई पूछ ले आपसे कि CCl3 जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है, ये तो आप बोल देना रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की। ये सब पहले बताया होगा, फिर भी हम भूल जाते, ह्यूमन नेचर है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से विड्रॉइंग है, ठीक है।
Done, sir. डन बेटा, सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन देते हैं, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर। गाइज हाँ, मैंने शायद बुकलेट के लिए भी कल बोला था ना आपको करने के लिए, कि आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। Yes, Yes, sir. sir. तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपका डिस्कशन करता हूँ। चलो आंसर बता बेटा। हो पा रहा है बेटा? Yes, sir. One. याद रखना, ये एक एनहाइड्राइड है लेकिन ये साइक्लिक है। तो जब आप इसमें रिएक्शन कराएंगे तो ऑल्दो ब्रेक तो ऐसे होगा, पार्ट भी अटैच होगा, बट वो कंप्लीट ब्रेकअप नहीं होगा यहाँ पर, तो वो ध्यान देना आप। बेटा ये बना पाया कोई? Yes, sir. Very good. अब ये क्या है? क्लेमेंशन रिडक्शन।
क्लेमेंशन रिडक्शन एल्केन चैप्टर में पढ़ाया मैंने। एल्डेहाइड्स कीटोन्स का रिडक्शन हो जाता है, CO becomes CH2। ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन मैकेनिज्म रिकॉल करो तो OH का Cl में कन्वर्जन, तो अगर RCOH दिया है तो RCOCl बन जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये ऐसा फिर दिखाई देगा आपको, 1 2 3 1 2 3 एंड देन C डबल बॉन्ड ओ Cl। सर ये लास्ट वाला एक्सप्लेन करोगे, D2E। B2C है बेटा ये। तो ये मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया था, OH को Cl में कन्वर्ट करना। सो SOCl2 उसके लिए डालते हैं, जो मैंने यहाँ दिखा दिया। फिर जब ये बन गया, फिर AlCl3 डालोगे तो ये क्या रिएक्शन हो जाएगी, इंटरनल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इंटरनल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब ये पार्ट हटाया और ये यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो जो D है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इट विल बी लाइक दिस। ये फिर ये कीटोन आ गया, और ये क्या है बेटा, क्लेमेंशन रिडक्शन। इसमें कुछ नहीं होगा एंड दिस पार्ट विल बिकम एल्केन। कॉपी कर लो। स्टार्ट भी फ्रीडल क्राफ्ट से किया था। If you have any confusion, you ask. सर फर्स्ट क्लेमेंशन रिडक्शन में एसिड वाला पार्ट हाइड्रोलाइज नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा ना? नहीं बेटा, क्योंकि क्लेमेंशन रिडक्शन केवल एल्डिहाइड्स कीटोन्स को रिड्यूस करता है। ओके। हो गया बेटा, सबने कॉपी कर लिया? चलो अभी बुकलेट निकालिए बेटा अपनी। और होम असाइनमेंट 1 में अगर कोई डाउट हो तो बोलिए, ऑल दो हमने वो डिस्कशन कर लिया था पहले ही, बट फिर भी एक बार और किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। होम असाइनमेंट 1 किसी को कोई डाउट है बेटा? एनीवन? होम असाइनमेंट 1 में किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए कोई नहीं। होम असाइनमेंट 2 में बेटा किसी को डाउट कोई? Sir, question number 15 and 24. क्वेश्चन नंबर 15 एंड 24। और कोई डाउट है बेटा किसी को? So question 22. 24 नहीं 22। हाँ
सर 24 भी है 22 भी है। ओके ओके, और कोई इसमें? सर 7। 7। और किसी का कोई डाउट है बेटा इसमें? चल तो डिस्कशन कर लेते हैं इसको। सर 11 भी है। 11 भी है। हाँ, तो 7th क्वेश्चन कहता है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 3 एल्कीन्स। ये तो बहुत ही आसान है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे आंसर निकालते हैं स्टेबिलिटी के लिए। सो हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन implies मोर स्टेबल डबल बॉन्ड। तो मेरे ख्याल से डी इज द राइट आंसर, बिकॉज उसमें पहला जो है उसमें आपको हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा दिख रहा है, और क्योंकि इसमें जितना एल्काइल ग्रुप आप लगा दोगे उतना, अच्छा इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम, हाँ एल्काइल ग्रुप मान लीजिए मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप मैंने ऐसा लगा दिया ये, तो आप इसको बॉक्स में बंद कर लो, इधर 3 3 3 3 आ गया आपका 12 अल्फा हाइड्रोजन, है ना, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर तुमने एक मिथाइल के बदले H रख दिया, ठीक, तो ये दिया हुआ है समझ लो, इसके पास 9 अल्फा H हो गए, इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन कम हो गया, फिर इसके पास गए तो 6 ही बच रहा है, तो मेरे ख्याल से डी आपको परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आर जो है उसको मिथाइल मान करके लिख, ठीक है। ओके सर। सर बोलो बेटा। सर 12th क्वेश्चन में भी डाउट है। तो लेट्स सी, पहले इसको देख लेते हैं जो लिखे है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, तो 11th में वो कहता है हाइड्रोजनेशन, तो जो 7th क्वेश्चन का है कॉन्सेप्ट वही इसमें लगाना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और रिएक्टिविटी, ये दोनों का ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो वट एवर द ऑर्डर यू गेट फॉर स्टेबिलिटी उसका रिवर्स कर देना और आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपने 12th भी पूछ लिया, पूछे तो फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ओजोन लिसिस फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव गिव्स प्रोपेन दिस। ऐसे क्वेश्चंस का बड़ा सिंपल सा आंसर होता है बेटा, ऑप्शंस के थ्रू ब्रेक करा देना, मतलब हर ऑप्शन का आंसर लिखो और चेक कर लो कि मैच करता है क्या। तो जैसे मैं ए ऑप्शन चेक करता हूँ, तो ए ऑप्शन में मेरे पास डबल बॉन्ड यहाँ दिया हुआ है, डबल बॉन्ड मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, और वो बोलता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और हर एक कार्बन, ये तो CO2 एंड H2O बन जाएगा, इधर से भी CO2 एंड H2O बन जाएगा, और बीच वाला क्या बनेगा CH2 COOH COH, इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड, और यही दिया हुआ है बेटा, मेरे ख्याल से तो 12th का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो हर एक ऑप्शन में इसी तरह ब्रेक करके आंसर लिखना है और मैच करा लेना, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है ओजोन लिसिस या फिर हॉट केमनोफोर के साथ जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। देन 15th क्वेश्चन में क्लास में परहैप्स कराया हुआ है। 15th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन विटिग रिएक्शन। अपने नोट्स में सारे बच्चे देखें, विटिग रिएक्शन बेटा, विटिग रिएक्शन करना है, और विटिग रिएक्शन के लिए फास्फोरस सलाइड यूज करते हैं रिएजेंट। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन होता है, फास्फोरस सलाइड क्या होता है C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड C, ये तो समझ लो, यहाँ R डैश है, यहाँ R डबल डैश R ट्रिपल डैश, सो ये पार्ट आप सेपरेट कर दो और बाकी जोड़ दो, दिस इज द एल्कीन, राइट। इस तरह से रिएक्शन, ये विटिग रिएक्शन है, लेकिन इसके बदले वो क्या देगा आपको, हो सकता है क्वेश्चन में ये दिया हो, इसके बदले एल्काइल हैलाइड लिखा होगा, ऐसा टाइप का कुछ, और एक बेस दिया होगा, जनरली RLI बेस दिया होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की खास बात यही है कि इसमें उसने क्या चालाकी कर दी कि आपको इंटरनली सब कुछ दे दिया, मतलब एक ही सिस्टम, एक ही कंपाउंड में उसने आपको कीटोन भी लगा दिया
और उसी कंपाउंड में उसने एल्काइल हैलाइड भी देखो लगा दिया, तो इधर से देखोगे तो एल्काइल हैलाइड दिखेगा। अब इसमें क्या क्या चाहिए होता है, इसमें चाहिए होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फिर इसमें क्या चाहिए होता है, बेस चाहिए होता है, बेस भी देखो उसने दे दिया, तो आपको फॉस्फोरस एलाइड मिल गया उस हिस्से में। ध्यान से देखो, मैं जानबूझकर इसको थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ so that इंटरनल रिएक्शन आपको मैं दिखा पाऊँ। ये तो ये इधर से आपको मिल गया क्या बेटा, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन के साथ फॉस्फोरस एलाइड, और ये कीटोन दिया। कीटोन को मैं थोड़ा सा अगर इधर के बदले इधर डाल दूं तो आप देखो इन दोनों का कनेक्शन इंटरनल रिएक्शन हो गया। तो ये आप हटा दो और बाकी हिस्सा जोड़ दो, तो एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और उसी पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाएगा। दिस इज द आंसर। ये ए से मैच कर जाएगा। क्लियर है बेटा, इसको भी नोट कर लो। सर 20 और 21 भी ऐड हो। सबने लिख लिया बेटा इसको? कौन सा क्वेश्चन था इधर, 15 के बाद 22 क्वेश्चन। किसी ने 21 भी नाम लिया क्या? हाँ सर, 20 और 21। 21 और 22 बेटा दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, रेट पूछा है ना, तो रेट के लिए हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। जिसमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। जैसे 21 क्वेश्चन देखोगे तो जो पहला कंपाउंड है वो 6th केस ऑफ रेजोनेंस बनाएगा कार्बोकैटायन, ये हाईली स्टेबल है। 6th केस रेजोनेंस आप सब अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं, जीओसी में 6th केस रेजोनेंस बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे ख्याल से जो 4th वाला है उसमें बेंजाइल मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से 1 ग्रेटर देन 4, ये इस तरह से आंसर निकल आएगा। और 2 और 3 में, तो 2 में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जबकि 3rd में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा हुआ है, तो 3rd ग्रेटर देन 2, ये आपको 21 का आंसर आ गया। इसी तरह से 22 में भी आंसर निकालोगे तो इसमें पहला आ जाएगा बिकॉज बेंजाइल है उसमें। फिर आप देख लो तो सेकेंडरी वाला आपको मिल जाएगा सेकेंड में, सेकेंडरी और हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा आएगा। मेरे ख्याल से डी आंसर 22 का हो जाएगा। बड़ा जिनको भी नहीं आया वो ये लाइन जरूर लिख लें, रेट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एनी कंफ्यूजन? तो यार हाइपर कॉन्जुगेशन का उतना इफेक्ट नहीं होगा ना? नहीं होता है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले रेजोनेंस चेक किया जाता है, ऐसा रहता है। वो अच्छा, एक मैंने आध उल्टा चेक कर लिया था। नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन तो एक वीक फैक्टर है। ओके सर बोलो। सर 22nd में जो कार्बोकैटायन का प्लस चार्ज होगा वो बेंजीन रिंग के साथ दोनों 1 बेंजीन रिंग के और साथ 2 में रेजोनेंस करेगा, राइट? नहीं, आगे मैं समझा नहीं ठीक से, मुझे सुनाई नहीं दिया तुम्हारी बात। ये मानकर मैं चल रहा हूँ कि आप कुछ कार्बोकैटायन बात करो जो बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, तो यस हाँ सर, जहाँ तो भी वो करेगा दोनों वो फर्स्ट और सेकंड में होगा। दोनों में होगा। तो सर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अराइल है और सेकंड में CH3 है, तो वो सेकंड एक्चुअली का बहुत, कार्बोकैटायन मैं आपकी बात समझ गया, वो बहुत क्लोज केसेस वाले हैं, तो ऐसे में ऑप्शंस आप पे डिपेंडेंट हो जाता है कई बार, तो ऑप्शंस के बेसिस पे। और प्लस ये भी रहता है कि जो आपका फर्स्ट वाला एग्जांपल है ना, उसमें दोनों तरफ कार्बोकैटायन बनने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो वो ऑफ कोर्स रेट को इंक्रीज कर देगा। गॉट इट सर, थैंक यू। चलो ये हो गया। फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था बेटा? 24th पूछा है ना आपने। 24th को आप ऐसे सॉल्व कर देना बेटा, E1 E2 मैकेनिज्म जो होती ना, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट फिर भी आप इसको ये मानकर चल दो कि E2 टाइप मैकेनिज्म के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पीछे आंसर परहैप्स गलत दिया हुआ है, आप इसका आंसर ये लिख देना।
ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट हो जाएगा ना। हाँ अब आपने सही से सोचा। तो ET3N वो बेस का काम कर रहा है, बस इतना सोच के हमको कर दो। 25th क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पर आप किसी ने पूछा नहीं है। 25th क्वेश्चन के लिए जो स्टेटमेंट लोगों को यूज करना है वो ये है कि वॉट एवर बी द मैकेनिज्म, अ न्यू डबल बॉन्ड शुड कम वेयर इन कॉन्जुगेशन विद ओल्ड डबल बॉन्ड। यहाँ ओल्ड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो है, तो A ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका कॉन्जुगेशन फीजिबल है, B में भी कॉन्जुगेशन फीजिबल है, C में कॉन्जुगेशन हो ही नहीं पा सकता, कुछ भी कर लो, तो C के नॉट बी द आंसर। D का भी रेट कम होगा बिकॉज उसमें CHO लगा हुआ है, ऐसा है, और कॉन्जुगेशन हाई आएगा ही नहीं, आप चेक कर लो बना करके, कंफ्यूजन हो सकता है बट है नहीं वो यहाँ पर। तो उसको आप देखो, तो आंसर या तो A होगा या B होगा। फिर A और B में जिसका एसिडिक एच ज्यादा अच्छा होगा, तो एसिडिक एच B का ज्यादा अच्छा है, बेटर एसिडिक एच। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास में लगा हुआ है, बेटर एसिडिक एच। तो एसिडिक एच कौन सा होता है? OH वाला H एसिडिक नहीं, जो H आप OH के साथ H2O बनाने के लिए निकालोगे, यानी वो यहाँ पर लगा है, OH यहाँ लगा था और H यहाँ लगा था, ऐसा। सॉरी, यहाँ OH लगा था, यहाँ B वाला ऑप्शन ना, यहाँ OH लगा, यहाँ H लगा। चलो इसमें कोई और डाउट है बेटा? होम असाइनमेंट 3 को बोलिए बेटा, सॉल्व किया है आपने? यस बताइए। तो 35। होम असाइनमेंट 3 का 36 क्वेश्चन। ठीक है, और बोलिए। 37। 37, Sir, 18th and 19th. 18 and 19। और बोलिए बेटा। The 6th। 6। जिन्होंने अटेम्प्ट किया वही पूछे बेटा, ऐसा नहीं कि आप घूम घाम के खाली देख रहे हो कि अच्छा ये टफ होगा चलो ये पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 31 31। Sir, 38. 38। और कोई? चलो, तो 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि रिएक्टिविटी, तो फिर वही चीज है बेटा, अभी अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि रेट एल्कीन के लिए कैसे डिसाइड करेंगे, कार्बोकेटायन बना लो, तो कार्बोकेटायन टर्शरी आपको 4 में आ रहा है, तो 4 सबसे ज्यादा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर स्ट्रेट हो गया। इसके अलावा आपने पूछा है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या कहता है? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन ये है, साइक्लोहेक्सीन ये है, तो इसका OSO, ये तो बहुत आसान है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इसमें तो बेटा दोनों OH2 लगाने, सीन एडिशन है, ये मैच नहीं कर रहा है क्या? व्हाट इज द डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन बेटा? इसका डाउट था। ऐसे छिपा कर रखेंगे तो कैसे, पूछेंगे तो बोलना पड़ेगा बेटा आपको, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? 19 क्वेश्चन किसने पूछा पहले, आप बता दो तभी मैं बताऊंगा। हुज डाउट इज दिस 19 है? बताइए, लावारिस हो गया, तो ये कैसे एक्सप्लेन करोगे, है ही नहीं किसी का डाउट। 31 किसका डाउट है बेटा? इतनी गट्स नहीं है, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, कैसे, हाउ कैन आई एक्सप्लेन? हुज डाउट इज दिस 31? ये भी गया।
35 किसका डाउट है बेटा? सर मेरा 35 और 37। हाँ, ये बच्चा आया। अगर आप गट्स ही नहीं है आपको एक्सेप्ट करने का, आप एग्जाम कैसे पास करोगे? इंटरव्यू कैसे दोगे आगे चल करके किसी भी सिचुएशन में? जब एक टीचर से आप बात नहीं कर सकते यहाँ पर कि आपका ये डाउट है। भाई डाउट अगर आपने पूछा है तो टीचर आपसे कुछ पूछेगा ना मैक्स टू मैक्स कि भाई यहाँ पर ये सॉल्व किया, आप यस और नो बोलोगे। ये अगर डिस्कशन नहीं कर सकते तो फायदा क्या है? 35th क्वेश्चन आते हैं। 35th क्वेश्चन 2 ब्यूटीन दिया है। 2 ब्यूटीन का वो पूछा है बड़ा, तो ये तो बहुत आसान है। मैंने आपको फंडा बताया हुआ है। पहले तो Br2 जो एडिशन कराता है एल्कीन का, वो कैसा होता है बड़ा? सिन की एंटी। एंटी। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है। आप ठीक से सब नोट्स पढ़ने लगेंगे तो काम हो जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है क्या वो मेजो है? आंसर है नहीं। वो आपको सीधे सीधे देखो थ्रियो आइसोमर मिल रहा है। तो थ्रियो आइसोमर आपको कैट वाला होता है, यानी कि यहाँ मैं लिखूंगा सिस एल्कीन एंटी एडिशन, याद रखना ये एडिशन है यहाँ। तो ये क्या मिल रहा है आपको? थ्रियो आइसोमर, और थ्रियो आइसोमर सीसी दे सकता है। तो 35 का ए आंसर हो गया। ठीक है, कैट याद रखो या कार याद रखो। आर का मतलब रेसिन यानी डेक्स्ट्रोल है वो, तो उससे भी मैच कर जाएगा। ठीक, फिर तुमने 36 भी पूछा है, 37 पूछा है। 37 वाले में क्या है भाई? ये तो वाटर एडिशन होता है। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है वाटर एडिशन। इसमें OH और NO2 सेम कार्बन पे होने चाहिए ना? ऐसा नहीं। वाटर एडिशन में क्या होता है बेटा? कार्बोकेटाइन उस कार्बन पे बनता है जहां वो स्टेबल हो। तो तुम्हारे पास 2 पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड कार्बन की। एक NO2 वाला कार्बन है और डबल बॉन्ड, और एक सिंपल है। कार्बोकेटाइन कहाँ बनना पसंद करेगा? NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हाँ सर तो समझ गया। कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज कर देता है। तो मुझे लगा NO2 कार्बन ही है। नहीं। तो यहाँ पर H दे दोगे, यहाँ प्लस लगा दोगे, प्लस जहाँ होगा वहीं OH लगा दोगे। ठीक है, ये आंसर होगा। यस सर। फिर कौन सा डाउट पूछा है बेटा किसी ने? कौन सा था? उसके बाद कोई पूछा 38 किसका डाउट है बेटा? 38 भी लावारिस डाउट हो गया बताइए। नोबडी एक्सेप्टिंग कि उसका ये डाउट है, सब हो गया। चलिए, कोई और डाउट है बेटा इसमें? देख लो होम असाइनमेंट 3 में किसी को कोई डाउट हो, है ना, वो पूछ लो। तो थर्ड वाला बता दो ना एक बार। थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है? द एडिशन ऑफ एच इन द, ये मैंने क्लास में लिखा है बेटा, थर्मोडाइनमिक इसका आंसर है। थर्मोडाइनमिकली एक्सप्लेन करते हैं। और मैंने HF HCl और HI इनके लिए 2-2 स्टेप्स में लिखाया कौन सा एंडोथर्मिक होता है और कौन एक्टोथर्मिक। तो इसमें लिख लो रिफर नोट्स, थर्मोडाइनमिक्स इज द आंसर, ऐसा करके। तो बी परहैप्स आंसर है इसका। ठीक है, नोट्स में चेक करना जहां पर पेरोक्साइड इफेक्ट लिखाया गया है, पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, चलो आप लोग सॉल्व कर लेना। जो भी नेक्स्ट वीक का पहला लेक्चर होगा उसमें हम लोग बुकलेट फिनिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।